आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपका सीटेट एग्जाम जो कि दिसंबर और जनवरी माह में प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग बहुत ही बढ़िया एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं ईवीएस की और सीडीपी की, जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर गेन कराएगी। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं या इनकी आने की संभावना है, वैसे ही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दिला सके। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आ गए तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत लगी है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास लेने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासेस निरंतर मिलती रहे। प्लस अगर आप केवीएस का फॉर्म डालें इसके साथ साथ, उसके लिए बहुत अच्छी सूचना और बड़ी सूचना है कि केवीएस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। यही सब क्वेश्चन आपको केवीएस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल में उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करेगा? देखिए, चाहे विकलांग बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों, चाहे उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहें, देखिए सभी के लिए आपने देखा होगा समावेशी शिक्षा ये नहीं कि क्वेश्चन बनता है कि वो विकलांग बालक है, वो कमज़ोर बालक है, तो उसको हम उठाकर बाहर कर देंगे, भाई तुम नहीं पढ़ पा रहे हो इसके साथ। ये काम नहीं करना। जहाँ पे एक समान बच्चा बैठेगा वहीं पे एक अक्षमता वाला या विकलांग वाला बच्चा भी बैठेगा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है। तो ये गलत है, ये सब गलत है। जहाँ पे समावेशी शिक्षा हो, यही एक कीवर्ड पकड़ लीजिए, मतलब इसको आप समझ लीजिए आंसर। जहाँ समावेशी दिख जाए तो आपको ये सब पढ़ने नहीं, सीधा समावेशी पे लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह पब्लिक स्कूल समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में से अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ सम्मिलित करने से, अर्थात इस प्रकार शिक्षा में व्यवस्था में असमर्थ बच्चों की शिक्षा समान बच्चों के साथ कराई जाती है। जो मैंने आपको बताया वही व्याख्या में भी है। चलिए एक मिनट, क्वेश्चन पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए एक मिनट, हाँ अब आया। चलिए, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने एक संकल्पना को व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए जो नीचे दिए गए हैं। देखिए, ऐसे उदाहरण है जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। अच्छा, ये उदाहरण दिए हैं जो नीचे दिए गए हैं। मैंने कहा क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन सही है, ये उदाहरण है। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श और अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। बात तो सही, घर्षण नहीं हो गिर पड़ेंगे। भाई अगर गोलियां पड़ी हैं, गोली उनके ऊपर चल के दिखा दो, नहीं चल पाओगे क्योंकि उनमें घर्षण बनेगा ही नहीं। घर्षण के कारण ही हम ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको ABCD CDA DAB BCAD या ABCD, मतलब 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिए हैं, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड समय मिलता है अब, और सब्सक्राइब नहीं करें वो भी कर लें, तो ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? पहला सही, बिना घर्षण के कारण ही कागज़ पे लिख पाते हैं, फर्श पर चल पाते हैं, ये ठीक है। लेकिन सी ठीक है, लेकिन जो डी है, घर्षण कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये आपका नहीं सही है। तो सही उदाहरण अगर हम देखते हैं ABC है, ठीक है। क्योंकि घर्षण क्या है? अगर फर्श पर अगर हमने डाल दिया, मोबाइल लगा दिया, चिकनाहट कर दी, हमने कहा कल चल के दिखा, तो भाई घर्षण ही नहीं बनेगा, तो अब कैसे चलो, फिसल गिरोगे, ठीक है। तो इसका देख ले, व्याख्या देख लेते। पेन से कागज पर लिखना, फर्श पर चलना तथा गतिशील वाहन पर ब्रेक लगाना घर्षण बल के महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है। चलिए
चलिए एक पश्मीना शॉल, चलिए देख लेते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग 83, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये आपको बहुत पिछली बार भी पूछा गया है और यहाँ भी इसकी पूछने की बहुत ही बेहतरीन संभावना है और बहुत ही आ सकता है। इसमें कई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में हेतु कितना घंटे लगते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक पश्मीना शॉल क्या लिखा, एक पश्मीना शॉल डैश 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 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती था। एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटों का वक्त लगता है। तो देखिए इसका आंसर है 10 200, 10 250, 10 200 या 6 250। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा एक पश्मीना शॉल जो है इसमें, ठीक है। तो पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए इसका आंसर आपने दे दिया होगा, ठीक है। तो देखिए पश्मीना जो शॉल है ये डैश डैश साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। तो ये साधारण 6 स्वेटरों के बराबर होती है और इसको कितने लगते हैं 250 घंटे। यहाँ पे जो थोड़ा व्याख्या है वो थोड़ी गलत है, ठीक है। 200 घंटे लगा हुआ, 10 लिखा हुआ है। तो इस पर आपका आंसर हो जाएगा 6 250। मतलब पश्मीना शॉल को लगभग साधारण स्वेटरों के 6 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है और 250 घंटे लगते हैं। और इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ और जानकारी दे देता हूँ कि पश्मीना शॉल जो है चंगपा जो जनजाति के लोग द्वारा पाली गई, जो पश्मीना शॉल चंगपा लोगों जनजाति के लोगों द्वारा जो पाली गई बकरियों के बालों से बनाई होती है और इनके बाल जो बहुत पतले होते हैं, इसलिए इनमें बहुत ही ज़्यादा ठंड नहीं लगती, गर्मी रहती, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो ये 200 और जो लिखा हुआ है 10 ये गलत है, 6 और 250, ठीक है। एक ही तरह की फसल बार बार उगने पर, तो ये आप इसका जो, इसलिए मैंने ये नहीं बताया, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो 10 लिखा है यहाँ 6 हो जाएगा, जहाँ 200 लिखा है यहाँ 250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पिछली बार सीटेट का क्वेश्चन है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा में क्या होता है। तो देखिए जब आपको पता है कि किसी चीज़ को हम शर्ट को बार बार रगड़ रगड़ के पहनेंगे वो शर्ट हो जाएगी हमारी खराब। तो अगर किसी मृदा पे हम बार बार बोआई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मृदा हमारी अधिक उपजाऊ नहीं रह जाती है जितनी पहली, क्योंकि हम इसके जो तत्व हैं पहले से ही ले रहे हैं, तो उसमें बचेगा क्या, ठीक है। तो ये मोटी बात समझ लें। अब इसका उत्तर दें। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, किसी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती, उर्वरक उपजाऊ बन जाती है या बंजर हो जाती है। यह क्वेश्चन आया है और आने की बहुत संभावना, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया ना, किसी शर्ट को हम रगड़ रगड़ के पहनते हैं, हमारी पसंदीदा शर्ट है, वो एक दिन फट जाती है, रुआं उठने लगेंगे, सिलाई खुलने लगेगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो घट जाती है और बंजर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी फसल उगाएंगे, वो फसल ज़मीन से सब पोषण तत्व लेती रहेंगी, ज़मीन में कुछ बचता नहीं है, इसलिए ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से आज भारत में प्रमुख समस्या, इसके समाधान हेतु सीमित प्रकृति संसाधनों का सदुपयोग आवश्यक है। ये व्याख्या सही है, ऊपर वाला गलत था, ठीक है। अब ब्रेक से रगड़ वाला वो भी सही है, ठीक है। चलिए जो मैंने घर्षण वाला देखा था उस क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि घर्षण के कारण ही जब हम ब्रेक लगाते हैं तो टायरों पे जो कटिंग बनी रहती है, तो ब्रेक घर्षण के कारण ही टायर ब्रेक से लगते हैं, ठीक है। तो वो भी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से और जो उत्प्लावन बल जो ऊपर हम फेंकते हैं वो वाला थोड़ा सा वो सही नहीं है, उस पर जो देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पर जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है, तो ये जहाँ तक सही नहीं है और ये 3 सही है, ठीक है। चलिए क्योंकि जो हम घर्षण के गति वाहन ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण कारण ही रुकते हैं, टायरों में जो कटे होते हैं वो घर्षण के कारण, ठीक है। चलिए ये हो गया, कहाँ था, 83 था। चलिए 83 के बाद 84 हो गया, ठीक है।
वो क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, उसको बाद में करना था। ठीक है, चलिए कर लिया तो कर लिया, उस दिन छोड़ देंगे जब अगले इसके आगे चलेंगे। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ठीक है, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, या भाषा निर्देशित द्वारा सीखना। तो चर्चा समूह कर रही है, सब गतिशील मतलब समूह परियोजना कर रहे हैं। ठीक है, तो सीखने का आयाम बताना है आपको। तो देखिए, ये अगर आपस में बात कर रहे हैं, सब ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये सामाजिक पे आता है। आपस में बात करना, सामाजिकता को आपस में लाना, तो सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना होता है। समूह परियोजना कहीं पे आ जाए, समूह परियोजना, समूह चर्चा, सब सामाजिक के अंदर आते हैं। समूह चर्चा, समूह परियोजना सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। इस प्रकार से सीखने में बच्चों को परिपक्वता प्राप्त होने के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये आ गया, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। नेप्थनीस एक पौधा है जो मेढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहे, छोटे जीवों को अंदर फांस कर खा जाता है। ये हमारे देश में एक पौधा पाया जाता है, असम, उड़ीसा, अरुणाचल, मेघालय। तो ये हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये आंसर वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। नेपथनीज एक प्रकार का कीटबच्ची पौधा। यह पौधा नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए छोटे छोटे, तो पूछ सकता है किसकी कमी पूरा करने के कारण, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन की कमी की पूरा करने के कारण ये छोटे कीड़े मकोड़े को, चूहे आदि को खाता है। यह पौधा मुख्यतः भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन मोम। तो देखिए, ग्रीस, कोयला, पैराफिन मोम तो एक जैसे हैं, लेकिन जो यहाँ पे पेट्रोल दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पेट्रोल एक तरल ईंधन है, जबकि अन्य सभी ठोस ईंधन के प्रकार हैं। बिहार के गांवों से किसान अतिरिक्त धन कमा के मधुमक्खी पालने के लिए शहद एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी पालने के लिए पालन का सबसे अच्छा समय पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है और आने की संभावना है। जब आपका पेपर हो जाए ये, और प्लस KVS का आप सभी वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन हुबहू ना मिले तो आप कहिएगा, क्योंकि ऐसे ही चूज़ किए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं कि कोई बाहर से नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो आपने बिहार में देखा होगा मधुबनी कला, मधुबनी पेंटिंग, जो चावल पे कलर करके बनाई जाती, क्वेश्चन कराया था, चावल पे रंग मिलाकर। ठीक है, तो अक्टूबर दिसंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालने का। तो चीनी का घोल मिलाकर रखते हैं। ठीक है, लीची कहाँ पे होती है? बिहार पे। ठीक है, मधुमक्खी पालने हेतु सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खी फूलों से पराग को अधिक मात्रा पे एकत्रित करती हैं। ठीक है, चलिए 87, 88 हमने कर लिया है। ठीक है, बंजर वाला। अब ये देख लेते हैं, निम्नलिखित से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता चलिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता: पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल पे कोई खिड़की नहीं। सही। पत्थर, मिट्टी, चूने बनी दीवारें, लकड़ी पे फर्श की दीवारें, लकड़ी पे फर्श। तो ABCD पर अगर आपको जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, 1 2 3 4 में। इनमें तीनों में आपको बताना है कौन सही है कौन नहीं, विशेषताएं। ठीक है, तो पहला, पेड़ से बनी तनों की ढालू छतें, ये तो होगा नहीं। एक मिनट, कहाँ पे? लद्दाख, हाँ लद्दाख में होगा। पेड़ से तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, सही है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पत्थर और मिट्टी के चूने बनी दीवारें, सही है। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। ये गलत है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये अलग गलत है, खिड़की रहती है। चलिए
आपका ए नंबर अब सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ये इसको देख लेते हैं। इसका व्याख्या, मकान घर वो स्थान है जिसमें निवास किया जाता है, सुरक्षा स्थायित्व अनुकूल वातावरण क्रियाशीलता आदि उपस्थिति इसके निर्माण के लिए आवश्यक है। लेह लद्दाख भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी, ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होना तथा लकड़ी का फर्श उपयुक्त है। चलिए, जैसे लकड़ी के मकान कहाँ पाए जाते हैं? जापान में। समझ रहे हैं आप? चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आज का, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवाने, पुरानी झीलों से पुनर्निर्मित करने में, या विशेष सक्षम बच्चों से मदद करने में। ये पिछली बार आया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप कर लीजिए। पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में, झीलों का पूरा उद्धार करने में, ठीक है। तो झीलों से संबंधित है तरुण भारत नामक संघ, इसको आप कर लीजिएगा। फिर जब आपका पेपर हो जाए तब आप मिलाइएगा कि ये सर आपने जो बताया वही सब क्वेश्चन आए। तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको निरंतर क्लासें मिलती रहे। ये क्लास 7 बजे होती है, 7 बजे शाम। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।